Hello everyone, welcome to Tathastu ICS and welcome to our channel. Here we are going to talk about और यू कैन से एनालिसिस हम बेसिकली कर रहे हैं किस चीज़ का, न्यूज़ का। आज की न्यूज़ का जो है हम एनालिसिस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे एंड ऑब्वियसली बिफोर दैट यू विल बी हियरिंग टू नो अबाउट आवर कोर्सेज। हमारी कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, राइट। यहाँ पे जो है हम स्कोर एनरिचमेंट प्रोग्राम फिलॉसफी ऑप्शनल एसे एनहांसमेंट प्रोग्राम एंड ये सारी MA प्लस BA प्लस डिप्लोमा प्लस UPSC प्रेपरेशन एंड ओनली UPSC प्रेपरेशन, ये सारे ही कोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑल दीज आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 10th of July, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो 9th of July को है। आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दैट। NCERT मॉड्यूल इज ऑल्सो गोइंग ऑन। CSET पेपर 2 की जो क्लासेस हैं ये भी स्टार्ट होने वाली हैं। उसके अलावा ये जो है हमारा नंबर है, अगर आपको कोई डिटेल्स चाहिए आपको यहाँ से मिल जाएंगी या फिर tathastuics.com ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर भी जा करके विजिट कर सकते हो। ओके चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक। मैं आपको ना पहले दिखा देती हूँ कि हम कौन कौन सा टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो द इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ कस्टम्स, ये UCC के लिए है, उसके पर्सपेक्टिव से है ये वाला टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है नेशनल एंथम के लिए स्टार्ट होना, मतलब स्टार्ट होना इन द सेंस स्टैंड अप, ओके, खड़ा होना एंड ऑल, उस चीज़ से रिलेटेड है ये वाली टॉपिक। नेक्स्ट आता है हमारा फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स, ओके ये टॉपिक जो है दिस वन वी विल बी डूइंग। एंड लास्ट में हम करेंगे ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, इसके बारे में हम कवर करेंगे, राइट। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज द वैरायटी ऑफ इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ कस्टम्स। हमारा इंडिया बहुत डाइवर्स है, सिर्फ रिलीजन के पर्सपेक्टिव से ही नहीं, कस्टम्स, कल्चर, इन सारी चीज़ों को भी लेकर के बहुत ही डाइवर्स है, बहुत डाइवर्स है। बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स आपको यहाँ पर इंडिया में मिलेंगे जो कि बहुत ही डिफरेंट टाइप के रिचुअल्स फॉलो करते हैं, बहुत ही अलग अलग टाइप के, जिसमें से कि यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करके रखे हुए हैं ये उसी चीज़ से रिलेटेड। अभी तक आपने देखा होगा कि UCC को लेकर के जो डिफरेंट रिलीजन के मैरिजेस हैं प्लस ये जो ट्राइबल्स के मैरिज प्रैक्टिस होती है, उस चीज़ को लेकर के पीपल व रेजिंग क्वेश्चन कि भाई यहाँ पे क्या कैसे होगा, क्योंकि UCC क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हर किसी को जो है एक ही लॉ होगा हर किसी के लिए, और वो उसी के ही हिसाब से सही गलत जो है वो चीज़ें डिसाइड होंगी करके। व्हाट इफ हमारा कल्चर जो है उस लॉ के अलग ही है, उलट है, एंड लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं, मानते भी हैं, देन व्हाट, इतने जनरेशन से जो सारी चीज़ें चली आ रही हैं उस चीज़ को ऑल ऑफ अ सडन चेंज करना वोंट बी पॉसिबल, पीपल विल रेजिस्ट, डेफिनेटली दे विल रेजिस्ट। सो यहाँ पे उसी चीज़ के बारे में एक्चुअली मेंशन बता रहे हैं कि ओराउन ये एक ट्राइबल है, ठीक है, ये एक ट्राइबल ग्रुप है जो कि कहाँ पर आपको दिखेंगे, रांची से 40 किलोमीटर दूर ये एक विलेज है, वहाँ पे दीज पीपल रिसाइड, वहाँ पे ये रहते हैं झारखंड में, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं ना, कुछ रिचुअल्स एक्चुअली फॉलो करते हैं, राइट। एंड वो रिचुअल्स के थ्रू, मैं एकदम शॉर्टकट में बता देती हूँ, रिचुअल्स के थ्रू वो डिसाइड करते हैं डिफरेंट रोल्स एक्चुअली लोगों के जो है वो डिसाइड करते हैं। जैसे कि गैदर एट देयर सरना स्थल यहाँ पर क्या है, मतलब कि एक जगह पे बेसिकली वो सभी लोग जो हैं आकर के इकट्ठे होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक जगह पे जो जा कर के लोग जो इकट्ठे होते हैं जहाँ पर कि लोग पूजा करते हैं, ठीक है। वेयर विलेजर्स वर्शिप सरना और दी नेचर, जहाँ पे लोग जो है नेचर को, ऑल दीज ट्राइबल पीपल दे वर्शिप नेचर, हम सभी को पता है ना। तो वहाँ पे जो है ये सभी लोग जाते हैं, इकट्ठे होते हैं। देन एक विलेजर, या तो वो मैन वुमन या फिर चाइल्ड होगा, उनको रैंडमली सेलेक्ट करके उनको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाता है ना। आँख पे ये लोग क्या करेंगे, पट्टी बांध देंगे, ठीक है। आँख पे जब पट्टी बांध दिया जाएगा तो उसके बाद जो राइस की जो बोरी है वो हाथ पे बांध देते हैं, एंड स्टिक जो है वो बाहर की तरफ निकली रहती है, प्रोट्रूडिंग आउटसाइड, वो बाहर निकली रहती है। उसके बाद जो लोग हैं वो वर्शिप करना स्टार्ट कर देते हैं, दे कीप ऑन प्रेइंग।
वो वर्शिप करते हैं। उसके बाद अब ये जो है, ये कहा जाता है, माना जाता है कि ये जो स्टिक है वो जिस पर्सन को ब्लाइंड फोल्ड किया जाता है उसको वो कहीं पे लेके जाएगा, वो चलता रहेगा और एक जगह जा करके वो रुक जाएगा। जहां पर वो रुकेगा उस घर का जो मुखिया होगा, जो हेड होगा, यानी पेट्रियार्कल सोसाइटी है तो ऑब्वियसली मैन की बात हो रही है यहाँ पर, तो वो मैन क्या बन जाएगा, वो आदमी पहान बन जाएगा। पहान का मतलब क्या है, वो उस विलेज का प्रिंसिपल प्रीस्ट बन जाएगा, सबसे जो मेन प्रीस्ट होता है वो बन जाएगा। तो ये इस तरीके से बेसिकली इनका ये कस्टम फॉलो होता है कि प्रीस्ट कैसे ये डिसाइड होगा करके, ठीक है। अगर ये एक इन्होंने एक बस एग्जाम्पल दिया है कि हम इस तरीके से जो है सिलेक्शन करते हैं अपने प्रीस्ट की। एंड ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट जो कस्टम्स हैं जो डिफरेंट ट्राइबल पीपल फॉलो करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया और अपनी क्लासेस में भी मैं बताती हूँ कि बहुत सारे ऐसे ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल ग्रुप है जो कि बेसिकली डिफरेंट तरीके से मैरिजेस जो हैं वो करते हैं, शादी एंड ऑल, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड। कुछ लोगों को भागना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेट मैरिड बिकॉज वो उनका कस्टम है। कुछ लोग जो हैं वो एक दूसरे के लड़के लड़की के घर में जा करके रहेंगे एंड उनके घर वाले जो है सेटिस्फाई रहेंगे, देन ओनली दे विल बी गेटिंग मैरिड। एंड वैसे ही जो मेल है वो फीमेल के घर में जाके रहेगा, अगर उसकी फैमिली वाले सेटिस्फाइड रहेंगे तो उनकी शादी हो जाएगी करके। तो ये कुछ रिचुअल्स हैं, डिफरेंट टाइप के रिचुअल्स हैं। यहाँ पे कोई हार्म नहीं है, ओके, लेकिन स्टिल अभी बहुत तरीके की चीज़ें हैं। ये तो मैंने एकदम बेसिक वाली चीज़ बता दी, लेकिन ऐसे बहुत सारे जो है कस्टम्स एक्चुअली फॉलो होते हैं, ओके। तो अब इस कंडीशन में जो है यूसीसी को एक ही तरीके से सबको सही गलत में तौलना वो कितना सही होगा करके, इसी बात को लेकर के जो है क्वेश्चन बार बार रेज हो रहा है। अभी ये कहा जा रहा है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो इम्प्लीमेंटेशन है इंडिया में, उस चीज़ को लेकर के लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं, जिसमें कि हम यहाँ पर झारखंड की कम्युनिटी के बारे में एक बार हमने देख लिया, तो स्पेसिफिकली ट्राइबल पीपल, ओके, एंड वेरियस रिलीजियस पीपल ऑल्सो, रिलीजियस कम्युनिटीज जो हैं वो भी यहाँ पर जो है क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं अराउंड ट्राइबल है कि हमारा जो प्रैक्टिसेस है, हमारे जो रिचुअलिस्टिक तरीके हैं, जिस तरीके से हम बेसिकली अपने कस्टमरी जो हमारा जो डिफरेंट तरीका है, हम जिस तरीके से अपना काम करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिसेस करते हैं, तो वो चीज़ जो है वो शायद खतरे में एक्चुअली आ सकता है। इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर लोग जो हैं थोड़े चिंतित हैं। यहाँ पे मैं आपको जो है एक ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ यूसीसी को लेकर के। यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ यूनिफॉर्म लॉज, मतलब ये इट इज़ अ यूनिफॉर्म सेट ऑफ सिविल लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स, सारे सिटीजन्स के लिए, छोटा बड़ा क्या बोलते हैं, लाइट कलर, डार्क कलर, कोई भी रेस, कोई भी ट्राइबल, कोई भी कास्ट, कोई भी वरना, कोई मैटर नहीं करता, हर किसी के, कोई भी रिलीजन, कोई मैटर नहीं करता, हर किसी के लिए जो है एक यूनिफॉर्म लॉ है, हर किसी के लिए जो है वो सेम तरीके की लॉ है, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजियस और कल्चरल एफिलिएशंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है इट एम्स टू रिप्लेस। अब यहाँ पे इसकी एम क्या है? ये जो पर्सनल लॉज हैं, ठीक है, और ये पर्सनल लॉज किसके बेसिस पे है? रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बेसिस पे है। तो इसी चीज को हटाने के लिए, ठीक है, हर कोई ना डिफरेंट तरीके अपनाता है शादी के लिए, डिवोर्स के लिए, तो वो सारी चीज़ें हटा करके एक लॉ जो है वो लेकर के आप वही जो है वो सबको फॉलो करेंगे, चाहे वो मैरिज की बात है, डिवोर्स की बात है, इनहेरिटेंस की बात हो या फिर अडॉप्शन या सक्सेशन की बात हो, वो सभी में जो है वही लॉ बेसिकली फॉलो होगी, ओके। तो दिस इज व्हाट इज द यूसीसी ऑल अबाउट। अब यूसीसी का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो ये चीज़ है, ये ब्रिटिशर्स और पोर्चुगीज रूल जब कर रहे थे यहाँ पर, तो उन्होंने काफ़ी टाइम जो है बहुत सारे ऐसे रूल्स लेकर के आए जो एक ही तरीके के रूल थे, लेकिन हर इंडियन पे जो है वो अप्लाई होता था, ओके। सो अंडर ब्रिटिश एंड पोर्चुगीज रूल, पर्सनल लॉज बेस्ड ऑन रिलीजियस कस्टम्स वर recognized, leading to a lack of uniformity in the civil मैटर्स। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स एंड पोर्चुगीज थे, यहाँ पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, पर्सनल लॉज बेस्ड ऑन रिलीजियस कस्टम्स वर रिकॉग्नाइज्ड,
कि लोग जो है अपने रिलीजन के हिसाब से अपना लॉ जो जिस तरीके से काम करते आ रहे हैं उस तरीके से ये चीज़ें होते रहे, एंड इस वजह से इन्होंने क्या किया, यूनिफॉर्मिटी नहीं होने दी। हालांकि बहुत सारे ऐसे लॉज भी थे जिसकी वजह से जो है यूनिफॉर्मिटी कुछ चीज़ों में ज़रूर आई थी, बट नॉट इन ऑल द मैटर्स, राइट। सो जवाहरलाल नेहरू जी ने यूसीसी को लेकर के हमेशा से जो है एक तरीके से सपोर्ट दिखाया था। यहाँ पे इन्होंने ये पॉइंट रेज करी थी कि अगर हम यूसीसी लेकर के आते हैं तो ये जो डिवीजन की जो बात होती है ना, वही वहाँ पे रिलीजन के बेस पे वो चीज़ वहीं पे ही फिनिश हो जाएगी, एंड ट्रू सेंस में जो इक्वालिटी की हम बात करते हैं दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड, okay, that will be done. Next is the Hindu Code Bill. Hindu Code Bill क्या है, यहाँ पे it aims to modernize Hindu personal laws moving towards the UCC. हिंदू कोड बिल जो है एक तरीके से यूसीसी की तरफ बढ़ने के रास्ता, एक तरीके से ब्रिज है, राइट। सो वो जो है एक पाथ बना रहा है यूसीसी की तरफ बढ़ने के लिए, तो वो उसका एम था कि जो हिंदू लॉज है उसको बेसिकली क्या करना, मॉडर्नाइज करना, राइट। सो मॉडर्नाइज करके क्या करेंगे, हम यूसीसी की तरफ जो है वो जो एक यूनिफॉर्म लॉ है उस चीज़ की तरफ बढ़ने, उसको अपनाने में हम काफ़ी हद तक सक्षम होंगे। शाहबानो केस जब हुआ था, इस केस में जाकर के जो है जेंडर जस्टिस वाली बात है एंड इक्वल राइट्स फॉर विमेन वाली जो बात है वो सामने आई थी, है ना। ये आप लोगों ने तो ट्रिपल तलाक वाली केस वाली तो चीज़ सुनी होगी, है ना। तो वो जो डिवोर्स दे देना ऑन द फोन इटसेल्फ, लोग जो उस चीज़ को एक मजाक बना लिए थे, तो एंड लोगों को जो है लेटर में लिख करके दे देना एंड ऐसे ही मैसेज टाइप कर देना, ईमेल कर देना, कुछ भी कर देना, सो दैट इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू गेट डिवोर्स, राइट। अगर आप किसी से सेपरेट होना चाहते हो तो एक प्रॉपर लॉ जो है उसको फॉलो करो। कस्टम्स हैं, देखिए इसमें भी जो डिवोर्स लेने के लिए इस्लाम में डिफरेंट टाइप के कस्टम्स है। ऐसा नहीं कि आपने तुरंत कहा और तुरंत जो है वो डिवोर्स हो गई, उसमें भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, ठीक है। उसमें भी आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है ताकि आप उस चीज़ को सोचो। लोग जो है लेकिन इस चीज़ को हल्के में ले गए, राइट। उस चीज़ को ओवैसी चीज़ें जो है एक्चुअली मॉडिफाई हो जाती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड लोग उस चीज़ को अपने हिसाब से करते हैं, ओके। तो ट्रिपल तलाक को उन्होंने इंस्टेंट तलाक की तरह जो है वो बेसिकली समझ लिया था, एंड वही केस जो है वो इतना ज़्यादा हाइप हुआ डिवोर्स को लेकर के, एंड फाइनली जो है वो एक हिंट हमको ये ज़रूर दे रही थी कि हमको क्या करना है, यूसीसी लाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। मैं ये सारा आपको एक तरीके से ब्रीफ दे रही हूँ यूसीसी के ऊपर। मैम हैज़ टोल्ड कि वो शी विल बी टेकिंग अ क्लास फुल फ्लेज बहुत ही अच्छे से। मैं आपको एक ओवरव्यू बस यहाँ पर दे रही हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू टच ऑल दी एरियाज, ठीक है ना। अंटिल 1961 तक में जो गोवा, वहाँ पर कौन थी, पोर्चुगीज थे, ठीक है। पोर्चुगीज जो है वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो गोवा में अपना अप्लाई करके रखे हुए थे, एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। 1955 में हिंदू कोड बिल जो था उसको इंट्रोड्यूस किया गया, एंड इट वाज टू कोडिफाई एंड मॉडर्नाइज हिंदू पर्सनल लॉज, ठीक है। हिंदू पर्सनल लॉज जो है उसको मॉडर्नाइज एंड उसको कोडिफाई करने के लिए 1985 में क्या हुआ, ये आपको पूरा टाइमलाइन बता रहा है कि कब कब क्या क्या चीजें हुई। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में हाईलाइट किया कि हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने सरला मुदगल केस जो था इसमें एम्फेसाइज किया अगेन की सेम चीज़ की हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें कि ये टू प्रिवेंट द फ्रॉडुलेंट कन्वर्जन्स एंड द बाइगेमस मैरिजेस, जो एक तरीके से ना फ्रॉड, धोखे से शादी कर लेना एंड ऑल, उस टाइप की जो चीज़ें हो रही हैं उस चीज़ को हटाने के लिए 2017, क्योंकि आपको एक्चुअली एक बात पता रहेगा ना कि आपको ये चीज़ें करनी है इन ऑर्डर टू गेट लीगली गेट मैरिड एंड ऑल, राइट। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने शायरा बानो जो केस है इसमें डिक्लेयर किया कि ट्रिपल तलाक जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ओके। ट्रिपल तलाक क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उन्होंने रेकमेंड किया लेजिस्लेशन टू रेगुलेट द मुस्लिम मैरिजेस एंड द डिवोर्सेस। सो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, और कहा सरकार को कि आप जो है मुस्लिम मैरिजेस और डिवोर्सेस को लेकर के लेजिस्लेशन लेकर के आइए, ओके, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी, ठीक है, ओके। अब आता है
कि ठीक है हमने एक तरीके से टाइमलाइन देख ली कि क्या 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 था। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे एंड सुप्रीम कोर्ट के जो हमने इतने सारे जजमेंट्स देखे, इन सभी में ही सेम चीज़ें कही जा रही थी कि यूसीसी को लेकर के आइए करके। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव्स ऑन यूसीसी। कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव यहाँ पर क्या आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या एक्चुअली कहा जा रहा है यहाँ पे को। तो ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन diverse viewpoints were expressed regarding the UCC, with some advocating for gender equality and that of the secularism. यहाँ पे जो है यूसीसी को लेकर के आने की बात कर रहे थे, जिसमें कि इन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे थे जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए हमको यूसीसी की ज़रूरत है, एंड लोग ये भी कह रहे थे कि सेक्युलरिज्म लाने के लिए कम्प्लीटली सही मायने में सेक्युलरिज्म लेने के आने के लिए हमको यूसीसी की जो है वो ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 है जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर भी यूसीसी को लेकर के बात जो है वो कही गई है कि हमको लाना चाहिए। यूसीसी को किस तरीके से देखा जा रहा है, यूसीसी को इस तरीके से देखा जा रहा है कि ये सेक्युलरिज्म को प्रमोट करेगा, इक्वालिटी को प्रमोट करेगा, नॉन डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करेगा, एंड ये जो जेंडर जस्टिस की बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ओके, वो चीज को भी जो है एक जस्टिस प्रोवाइड करेगा। तो ये सारे काम हो जाएंगे अगर यूसीसी जो है वो एक इम्प्लीमेंट हो गई तो। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बेसिकली ये सारी बातें जो हैं वो मेंशन करी गई हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है कि पर्सनल लॉज जो है वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ की डिफरेंट है, ऑब्वियस सी बात है, एंड ये जो है अपोज करती हैं, क्योंकि हमारे रिलीजन के हिसाब से हम ये फॉलो करते हैं, हमारे कस्टम्स के हिसाब से हम ये फॉलो करते हैं, तो यही चीज़ें हम जनरेशन से फॉलो करते आ रहे हैं। सो वी वांट टू फॉलो द सेम थिंग, वी डोंट वांट टू चेंज। सो बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, चाहे आप मुस्लिम्स की बात करें या फिर आप हिंदूज़ की बात करें, जैन्स की बात करें, बुद्धिस्ट, सिख्स, पारसीज और ज्यूज़ की बात करें, इन सभी के जो है अपने पर्सनल लॉज हैं, राइट। वो अपने रिलीजन के हिसाब से जो है अपना जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन अपने मैरिजेस को लेकर, डिवोर्सेस को लेकर के जो भी काम होता है उसको उसी अकॉर्डिंग जो है वो करते हैं, ठीक है। गोवा हैज़ अ यूसीसी बेस्ड ऑन द पोर्चुगीज नेपोलियनिक कोड, ठीक है। गोवा में यहाँ पे कह रहा है कि काफ़ी टाइम से वहाँ पे जो है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो किया जा रहा है जो कि पोर्चुगीज के टाइम पीरियड से ही चल रहा था, राइट। वाइल द रेस्ट ऑफ द इंडिया फॉलोज द डिफरेंट पर्सनल लॉज बेस्ड ऑन द different religion or that of the religious communities or the communities identity. So it is saying कि गोवा जो है जहाँ पे पोर्चुगीज ने पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आए थे एंड इनका इंडिया में ज्वाइन होने के बाद भी वही सेम चीज़ कंटिन्यू रहा है। लेकिन यहीं पे ही अगर इंडिया में हम रेस्ट ऑफ द प्लेसेस की अगर बात करें तो ये चीज़ जो है वहाँ पर नहीं है। ओके, सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली बीइंग सेड ओवर हियर। बाकी हम इंडिया के बाकी सारे पार्ट्स में जो रिलीजन्स हैं वो अपने लॉज के हिसाब से, कम्युनिटीज़ जो हैं वो अपने हिसाब से वहाँ पे काम जो है वो कर रही है। ओके, यहाँ पे ये जो एक चार्ट है आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से मेंशन करा हुआ है, वेयर इन इट हैज़ बीन, इट इज़ एक्चुअली टॉकिंग इन फेवर ऑफ द यूसीसी, ठीक है। तो यूसीसी के फेवर में सारे पॉइंट्स है। इट विल इंटीग्रेट इंडिया, एक लॉ है, ऑब्वियसली बात है। विल हेल्प रिड्यूसिंग वोट बैंक पॉलिटिक्स, पर्सनल लॉज आर लूप होल, साइन ऑफ मॉडर्न प्रोग्रेसिव नेशन, मोर राइट्स टू द women, all Indians should be treated same, equality in true sense, it promotes real secularism. So all these are the points which you can include in your आंसर्स, ठीक है। आप ये सारी चीज़ों को जो है अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ द फ्लो चार्ट, दैट इज़ क्वाइट गुड एक्चुअली। फेवर में क्या क्या चीज़ें हैं इसके फेवर में, यूनिफॉर्मिटी लीगल सेंस में जो है यूनिफॉर्म तरीके से सब किसी के ऊपर सेम ही जो लॉ है, सेम ही जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो अप्लाई होंगी। इंडिया ऑलरेडी हैज़ यूनिफॉर्मिटी इन मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल एंड द सिविल मैटर्स, ठीक है, जैसे कि जिसमें कि CRPC आ जाता है एंड सिविल प्रोसीजर कोड आ जाता है, राइट। तो इसमें ऑलरेडी ही सबके ऊपर जो है सेम तरीके के जो लॉज है वो चल ही रहे हैं। तो अगर वैसे चल रहे हैं तो हम UCC भी लेकर के आ सकते हैं, ओवरऑल
सेम तरीके की लॉस कराने के लिए, तो ये एक फेवर में पॉइंट है। जेंडर जस्टिस की बात यहाँ पर हो रही है, तो जो अभी पर्सनल लॉस की वजह से जेंडर बायसनेस है, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर यूसीसी के आने की वजह से फिनिश हो जाएगा। सेक्युलरिज्म जो है वो ट्रू सेंस में आ जाएगी, बिकॉज यहाँ पे जो है जो डिफरेंशिएट डिफरेंट रूल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस, दैट विल बी निगेटेड। ओके, तो ये एक पॉइंट हो जाएगा। दूसरा है डाइवर्स कम्युनिटीज इन इंडिया। इंडिया में अलग अलग तरीके की जो कम्युनिटीज हैं इंडिया में रह रही हैं। ओके, एंड हिंदू कोड बिल के आने के बाद भी सारे के सारे जो हिंदूज के ऊपर जो डिसीजन है, जो इसके हिंदू की डेफिनेशन के अंदर आते हैं, उनके ऊपर वो जो लॉज हैं वो एक्चुअली अप्लाई नहीं हो पाए हैं, एंड दीज आर नॉट गवर्न्ड बाय द यूनिफाइड पर्सनल लॉ एज वेल। सो दिस इज द रीजन हमको जो है यूसीसी लाने की जरूरत है। अगेंस्ट में कुछ पॉइंट्स कौन से हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कस्टमरी लॉज जो हैं वो एक बहुत ही बड़ा रोड़ा बन करके आते हैं। दूसरे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट्स पर्सपेक्टिव। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं उनका, लॉ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी एक अलग ही पर्सपेक्टिव यहाँ पर निकल करके सामने आ रहा है, राइट। इसमें क्या कह रहे हैं, द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट इंटेंड टू फॉर कंप्लीट यूनिफॉर्मिटी। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, वो एक तरीके से सब ओवरऑल हर किसी के लिए सेम टाइप का यूनिफॉर्मिटी मतलब मेंटेन कर देना, लॉज ले आना, एज सच उन्होंने जो है वैसा कुछ काम नहीं किया था, इस चीज के ये फेवर में नहीं थे। दिस इज व्हाट द पीपल आर सेइंग। ओके, इंटेलेक्चुअल्स इस तरीके से कह रहे हैं। एज पर्सनल लॉज वर प्लेस्ड इन दी कंकरेंट लिस्ट, है ना। तो 3 लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट में जो है वो पर्सनल लॉज को इंक्लूड कर दिया गया था कि दैट इफ एनीवन वांट्स टू डू एनी काइंड ऑफ चेंजेस वेदर द स्टेट और द यूनियन दे कैन डू दैट। ओके, एंड अगर कहीं पे जो कोलाइड होने वाली चीज होती है कि स्टेट लॉ या फिर यूनियन लॉ, तो यूनियन लॉ शैल प्रिवेल। Okay, now giving the power of legislative to both that of the parliament and the legislative assemblies. Diversity in the already codified civil and criminal laws. अभी जो civil and criminal laws है उसमें already diversity झलक करके आती है। The idea of one nation one law, this cannot be applied. हम एक नेशन जरूर हैं, बट इस नेशन में एक ही तरीके के लोग नहीं रह रहे हैं, बेसिकली बहुत तरीके के लोग रह रहे हैं। ओके, इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू द डाइवर्स पर्सनल लॉज और द वेरियस कम्युनिटीज, एंड दिस इज द ह्यूज 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 प्रॉब्लम इन इंडिया। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डाइवर्स हमारी स्ट्रेंथ भी है और डाइवर्स हमारे लिए बहुत बड़ा रोड़ा भी बनती है बहुत सारी चीजों को लेकर के, ठीक है। आर्टिकल कस्टमरी प्रैक्टिसेस एंड डिसीजन मेकिंग, ट्रेडिशनल सिलेक्शन ऑफ लीडर्स। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से जो है ट्रेडिशनली ये लोग सेलेक्ट करते हैं उरांव में, ठीक है। द अखाड़ा, ठीक है, ये जो बेसिकली यहाँ पर मेंशन किया हुआ है जो आर्टिकल में, उस चीज़ को यहाँ पर ये लिखी गई है कि ये किस तरीके से अपने जो लीडर्स हैं उसको सिलेक्ट करते हैं, एंड यहाँ पे अखाड़ा को लेकर के है, ठीक है। आर्टिकल में ये क्या चीज़ दिया हुआ था। अखाड़ा जो है वो बेसिकली हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है उरांव विलेज में, राइट, एंड इट इज एम्पावर्ड बाय द पंचायत। पीसा एक्ट, जिसको पैसा एक्ट कहते हैं 1996 का, उसके अंतर्गत जो है इसको पावर दिया गया है कि यस दे कैन रूल, दे कैन वर्क ऑन देयर ओन। इट रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द लैंड। ये जो अखाड़ा है लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स जो होती हैं, फैमिली मैरिजेस से लेकर के। सो कस्टमरी मोड ऑफ रेजोल्यूशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो ये अखाड़ा करती है। तो यहाँ पे जो है अब सेम तरीके की रूल्स अगर सब पे फॉलो हो जाएंगे तो इन्होंने जो अपने अपने तरीके से, जिस तरीके से ये अपना जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व करते हैं, वो एकदम ही डिफरेंट हो जाएगी। ये कहने का यहाँ पर इनका कहने का मतलब है कि हम स्टार्टिंग से ही यही चीज़ फॉलो कर रहे हैं। अब ऑल ऑफ ए सडन यू आर सेइंग कि भैया चेंज हो जाओ, हाउ इज इट पॉसिबल, वी वोंट बी चेंजिंग। ओके, हमारे बाबा दादा चाचा है वो सभी लोग यही रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो फॉलो कर रहे थे। कंसर्न्स ओवर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, right to customary practices. Okay,
अब यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जो हमारा कस्टमरी प्रैक्टिसेस है उसके लिए यूसीसी जो है वो बहुत बड़ा खतरा है। लैंड एंड प्रॉपर्टी राइट्स की अगर जहां तक बात करें तो सक्सेशन, इनहेरिटेंस, ये सभी जो है वो किस हिसाब से होंगी, लॉज के हिसाब से होंगी, ठीक है। लेकिन ट्राइबल कम्युनिटीज जो है वो पेट्रीलिनियल सक्सेशन एक्चुअली फॉलो करती है, एंड दिस इज ऑलवेज गिवन टू दी मेल डिसेंडेंट्स। अब यहाँ पे जो है जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है, तो लेडीज, द गर्ल्स कैन ऑल्सो आस्क फॉर दी इनहेरिटेंस, ठीक है। तो अब वहाँ पे जो है वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है तो भी बहुत सारे लोग जो हैं वो गर्ल्स को, अपनी बेटियों को जो है वो किसी भी तरीके का इनहेरिटेंस जो है वो देना नहीं चाहते हैं, राइट। इवन चलो ठीक है, अगर शादी नहीं भी हुई है देन ऑल्सो दे आर नॉट विलिंग टू गिव दैट, राइट। अब यहाँ पे यूसीसी में तो वैसे तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने, जो कोर्ट्स हैं उन्होंने जजमेंट्स तो दिए ही हुए हैं, बट स्टिल देर विल बी प्रॉब्लम, ओके, बट स्टिल देर विल बी प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे जो है अब एक ही लॉ सभी के ऊपर लागू हो गया। नेक्स्ट कम्स द डॉटर्स आर अनेबल टू क्लेम देयर फादर्स प्रॉपर्टी लीडिंग टू कंसर्न्स अबाउट द जेंडर इनइक्वालिटी, राइट। तो वही पॉइंट है कि अगर यूसीसी आ गई तो अब जो मेल डिसेंडेंट्स हैं, ठीक है, जो ट्रेडिशनली सारा का प्रॉपर्टी उनके पास जाता था, अब वहां पे डिवीजन होने के जो चांसेस हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द इक्वालिटी पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट आता है कल्चरल आइडेंटिटी, ठीक है। तो ट्राइबल ग्रुप्स फियर दैट losing the power of their customary practices would assimilate them into the majority, eroding their distinct cultural आइडेंटिटी। अब इनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो कहीं खो जाएगी। देखिए, कल्चरल एंड कस्टमरी आइडेंटिटी कैसे लोगों की बनी हुई है, ट्राइबल्स लोगों की कैसे बनी हुई है, बिकॉज दे आर फॉलोइंग अ डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट स्ट्रक्चर, मतलब एक डिफरेंट, पूरा कंप्लीटली ही डिफरेंट तरीका अपना रहे हैं, वो डिफरेंट तरीके से रह रहे हैं, है ना। तो वो खो जाएगा कहीं पे अगर वही चीज जो है वो सेम तरीके से करने लगे, सेम ही लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर रहेगा तो उनकी एक जो आइडेंटिटी है वो कहीं पे खो जाएगी। सो दिस इज व्हाट दे एक्चुअली मीन कि अगर यूसीसी आया तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक्चुअली हो जाएंगी, ठीक है। पीसा एक्ट जो है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ऑपोजिशंस, डिफरेंट जगह से ऑपोजिशंस आ रही हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है, नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम, यहाँ पे इन्होंने जो है यूसीसी को लेकर के स्ट्रांगली क्वेश्चन, ऑपोजिशन जो है वो रेज किया है, अपना मतलब आवाज़ जो है वो उन्होंने यहाँ पर बुलंद किया है, साइटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस, बिकॉज ये जो प्लेसेस हैं ऑब्वियसली बात है ट्राइबल्स के लिए है, ठीक है। तो ट्राइबल्स का है तो ये लोग जो है दे आर रेजिंग कंसर्न की ऑब्वियसली बात है कि हमारी जो कस्टमरी लॉज हैं वो हम नहीं जो है फॉलो कर पाएंगे, दीज वी वोंट बी एबल टू प्रिजर्व, बेसिकली वी वुड बी लूजिंग दैट, वी विल लूज ऑल दैट। अब जैसे एग्जाम्पल ही देख लीजिए कि जब तक ब्रिटिशर्स, ये जो ब्रिटिश मिशनरीज थे, क्रिश्चियन मिशनरीज नहीं आए थे, तब तक ये नॉर्थ ईस्टर्न पीपल एवरीवन वर प्रेइंग द नेचर्स ओनली, राइट। एज सच इनका कोई रिलीजन नहीं था, बट बिकॉज ऑफ द मिशनरीज मोस्ट ऑफ द पीपल ओवर देयर इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स आर द क्रिश्चियंस, राइट। तो उनके ऊपर ये चीज डाल दिया गया एंड दे हैव लॉस्ट, उनका जो पुराना, उनका जो भी चीज़ था वो सभी चीज़ अब भूल चुके हैं, दे डोंट रिमेंबर, वो कभी पास ऑन ही नहीं हो पाया काफ़ी लंबे टाइम तक, ठीक है। तो वो चला गया। अब यूसीसी की वजह से द सेम थिंग माइट हैपन, जो अभी भी जो रिचुअल्स ये लोग फॉलो कर रहे हैं तो उनकी जो आइडेंटिटी है वो एक्चुअली खो जाएगी। सो दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट इट। मेट्रीलिनियन कम्युनिटीज़ की बात, जैसे कि मेघालय में क्या है कि डॉटर्स जो हैं वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनहेरिट करती हैं, लेकिन नागालैंड में पेट्रियाकल कस्टमरी है, वहाँ पे वो पेट्रियाकल सोसाइटी है, तो यहाँ पर क्या है कि लॉज रेस्ट्रिक्ट कर देती है विमेंस की प्रॉपर्टी राइट्स को, ओके। तो लॉज ये है, मतलब विमेन जो है वो यहाँ पर नहीं कर सकती हैं अक्वायर, लेकिन मेघालय में मेट्रीलिनियन सोसाइटी है तो वहाँ पे वो अक्वायर करती हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ जा रहा है, लेकिन दोनों ही जगह पे क्या हो रही है, अगर जेंडर इक्वालिटी के हिसाब से देखिए तो दोनों जगह डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ पे नागालैंड में विमेन को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन है एंड यहाँ पर मेन को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि मेन नहीं इनहेरिट कर पा रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन तो दोनों जगह पे है।
ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, 6th शेड्यूल जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो एस्टैब्लिश करने की बात करती है। कहाँ पे? असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा में। एंड ये जो है फर्दर कॉम्प्लिकेट कर देती है डिसीजन रिलेटेड टू द यूसीसी, कि उनकी कस्टमरी प्रैक्टिसेस जो हैं, उनके जो ऑटोनमस एक तरीके से जो अपना हिसाब से जो काम करने की बात थी, वो अब नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द यूसीसी। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड इन द यूसीसी वाला सीन। तो वहाँ पे ये सारे कंसर्न्स जो हैं वो बेसिकली रेज करे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं, दैट इज स्टैंडिंग अप फॉर द नेशनल एंथम। स्टैंडिंग अप फॉर द नेशनल एंथम, व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड। ओके, सो दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग। ओके, यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो श्रीनगर में क्या हुआ, 11 मेन जो थे उनको, 11 लोग जो थे उनको अलेजली एक्चुअली क्या हुआ कि उन्होंने ना कहा गया कि नेशनल एंथम जब हो रही थी वो लोग खड़े नहीं हुए थे। ठीक है, जो और ऐसे इवेंट में जहां पर कि जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वहां पर थे, एंड जब नेशनल एंथम हो रही थी तो वो लोग खड़े नहीं हुए। ठीक है, श्रीनगर पुलिस ने क्लैरिफाई किया कि जो 12 लोग थे, they were bound down for the good behavior under sections 107, 155 of the code of the criminal procedure code. Basically, reports claiming that 14 policemen or persons who were arrested or suspended were deemed completely false by that of the police. अब यहाँ पे बेसिकली ये जो पूरा का पूरा डिस्प्यूट है, नेशनल एंथम जब हो रही थी तो उस टाइम स्टैंड ना होने की वजह से ये बेसिकली सारा का सारा डिस्प्यूट है। कौन अरेस्ट हुआ, कब क्या हुआ, तन क्या हुआ, दिन क्या हुआ, वो हमको मतलब नहीं है। बस यहीं पे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्या है अपना जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है, एंड नेशनल एंथम जो है यहाँ पे इस चीज से रिलेटेड है। अब यहाँ पर जो है क्या पॉइंट बेसिकली बताया जा रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बारे में हम बेसिकली यहाँ पे देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट्स ने डिफरेंट टाइम में क्या क्या जो जजमेंट्स थे वो दिए थे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में बिजॉय इमानुअल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स केस में ये चीज कहा, they established the law regarding alleged disrespect to the national anthem। ठीक है, वहां पे जो है इन्होंने जजमेंट दिया था। यहाँ पे जजमेंट में इन्होंने क्या कहा, द कोर्ट प्रोटेक्टेड 3 children belonging to the Jehovah's Witnesses sect who did not sing the national anthem at their school, citing it as the violation of their fundamental right to religion under Article 25 of the Constitution। बच्चे जो थे उन्होंने नेशनल एंथम वो नहीं गा रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भैया हमारा जो ये आर्टिकल 25 के अंतर्गत जो ये एक वायलेशन है फंडामेंटल राइट टू द रिलीजन, हमारा जो राइट टू रिलीजन है उसको प्रैक्टिस करने का, तो उस चीज के वायलेशन में जा रहा है। तो द कोर्ट स्टेटेड standing respectfully for the anthem without singing does not prevent the singing or disturb the असेंबली। ऑब्वियस सी बात है कि नेशनल एंथम हो रही है, आप चुपचाप खड़े हैं, ठीक है, नहीं गा रहे, आप चुपचाप खड़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेशनल एंथम को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो या फिर किसी भी तरीके की बाधा उत्पन्न कर रहे हो, किसमें, जब ये असेंबली हो रही है। तो दस नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू द नेशनल ऑनर एक्ट 1971। तो इसको याद रखिएगा, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। तो इसमें इन्होंने ये बात कही थी 1986 में। नेक्स्ट आता है 2016 का केस, सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाइड इट्स 2016 ऑर्डर इन दी श्याम नारायण चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस विच मैंडेटेड प्लेइंग नेशनल एंथम इन दी सिनेमा हॉल्स। सिनेमा हॉल्स में नेशनल एंथम को प्ले करना जो एकदम मैंडेटरी बना दिया था कि आपको जो है वहां पे प्ले करना पड़ेगा। ये केस का नाम याद रखिएगा बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके आंसर को एनहांस कर सकता है। दैट इज दी श्याम नारायण चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फाइनल जजमेंट जो ये 2018 में पास ऑन हुई थी, इसमें कहा कि जो ये नेशनल एंथम को प्ले करने की बात हो रही है सिनेमा हॉल्स में, दैट इज ऑप्शनल। क्या है ये? ऑप्शनल एंड इट इज नॉट मैंडेटरी। पहले क्या किया,
इट हैज मैंडेटेड, ठीक है, ये मैंडेटेड कर दिया, लेकिन बाद में कहा कि नहीं भाई ये तो ऑप्शनल करेंगे अब, ठीक है। मॉडिफिकेशन केम आफ्टर द कोर्ट वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कमिटी टू फ्रेम गाइडलाइंस फॉर ओकेशंस ऑन विच नेशनल एंथम वुड बी प्लेड और संग इन दी थिएटर्स। ये कब हुआ? ये तब हुआ जब लोगों ने कहा, जब ये चीज पॉइंट रेज होने लगी कि भैया हमको एक कमेटी बेसिकली बैठानी पड़ेगी, किस तरीके से सिनेमा हॉल में जो है लोग पालन करेंगे कि मैंडेटरी हमने कर तो दिया है नेशनल एंथम को प्ले करना, बट वहां पे किस तरीके से क्या कैसे होना है, उसके लिए हमको क्या किस चीज की जरूरत है, गाइडलाइंस की जरूरत है, राइट। तो सो जब ये चीजें डिस्कस हो रही थी तो उसी टाइम ये चीज कहा गया कि भाई इसको जो है हमको मैंडेटरी नहीं क्या कर देना चाहिए, ऑप्शनल बना देना चाहिए। ओके, सो अभी तक बाहर निकल के बात क्या आ रही है? सो दिस इज ऑप्शनल, राइट, एंड इफ यू आर जस्ट स्टैंडिंग नॉट सिंगिंग इट डजंट मीन दैट यू आर डिसरिस्पेक्टिंग। ओके, नेक्स्ट आता है व्हाट इज द फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स। यहाँ पे बेसिकली हमको पता चलेगा कि भाई फार्मर्स की जो हालत है, उनका जो डिस्ट्रेस लेवल है वो कैसा है और क्या चल रहा है इंडिया में, है ना। फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स, यहाँ पे सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ये जो इंस्टीट्यूशन है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसके अंतर्गत आता है, राइट, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स, ठीक है। तो हमारे लिए ये वाला पॉइंट क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, राइट। द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एंड इंस्टीट्यूशन अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इज डेवलपिंग अ फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स, ये कर रहे हैं। इस इंडेक्स को बनाने के पीछे का एम क्या है? व्हाट इज द एम? एम है जो ये एग्रेरियन डिस्ट्रेस हो चुका है उसको मिनिमाइज करना। अब ये किस चीज को लेकर के? क्रॉप लॉस हो जाने की वजह से, क्रॉप फेलियर हो जाने की वजह से जो फार्मर्स परेशान हो जाते हैं, इनकम शॉक्स की वजह से परेशान हो जाते हैं, नुकसान हो गया, अचानक से इतना ज़्यादा बोझ पड़ गया, है ना। बाय प्रोवाइडिंग अर्ली वार्निंग्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, पहले ही जो है लोगों को, फार्मर्स को जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है, एंड प्रिवेंटिव मेजर्स बताए जाएंगे कि दैट यू कैन डू ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। द इंडेक्स विल एंटिसिपेट डिस्ट्रेस, इंडेक्स जो है वो एंटिसिपेट करेगा डिस्ट्रेस को, एंड ये जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी को क्या करेंगे, ये लोग अलर्ट करेंगे, ये अलर्ट करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रेस को ध्यान देखेंगे कहाँ पे कैसा किस लेवल से जो है प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो सकती है। देन उसके बाद जो है जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे, चाहे वो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात हो, लोकल एजेंसीज हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, उन सभी को ही अलर्ट कर देगी कि भाई फार्मर्स को जो है ये नुकसान होने वाला है, ये दिक्कत होने वाली है, इस लेवल पे होने वाला है, ये प्रॉब्लम होने वाली है, वो प्रॉब्लम होने वाली है, ऑल दोस काइंड ऑफ स्टफ विल बी सेंड टू देम, उनको जो है सारी चीज़ों के बारे में बता दिया जाएगा। मेथडोलॉजी टू ट्रैक डिस्ट्रेस, क्या मेथडोलॉजी जो है यहाँ पे ये लोग फॉलो करेंगे ये इंडेक्स बनाने के लिए? तो यहाँ पे दे विल ट्रैक लोकलाइज्ड केसेस ऑफ फार्मर्स डिस्ट्रेस, जैसे कि डेट रीपेमेंट इश्यूज, सुइसाइड केसेस, पेस्ट अटैक्स, ड्रॉट्स, फ्लड्स एंड माइग्रेशन। ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, जो कि ऑब्वियसली बात है ये फार्मर्स फेस करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों को ये लोग जो है चेकआउट करेंगे, ओके। इन सभी ये सारे पॉइंट्स के ऊपर ये देखेंगे, ये सारी चीज़ों को ये लोग ट्रैक करेंगे। टेलीफोनिक इंटरव्यूज जो होंगी वो कंडक्ट करी जाएंगी, ये किन के साथ कंडक्ट करेंगे ये लोग? मार्जिनल और जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके साथ, इसके अलावा जो टीनेंट फार्मर्स हैं उनके साथ, ठीक है। मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं जो कि दूसरे खेतों पे जाके काम करते हैं, टीनेंट फार्मर्स, तो उनको भी जो है ये क्वेश्चन करेंगे, एंड ये क्वेश्चन करेंगे जो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बना करके रखेंगे क्वेश्चनर, तो उसी के हिसाब से दे विल बी क्वेश्चनिंग, एंड उसके हिसाब से जो है डिस्ट्रेस के साइंस दे विल बी पॉइंटिंग आउट कि हाँ भाई इनको डिस्ट्रेस है या फिर नहीं है, और है तो किस लेवल का है, क्यों है, वो सारी चीजें, ओके। द आंसर्स विल बी मैप्ड अगेंस्ट 7 indicators,
अब वो 7 इंडिकेटर्स के हिसाब से आंसर्स बनाएंगे, जैसे कि एक्सपोजर टू नेचुरल डिजास्टर्स, डेट, अडेप्टिव कैपेसिटी, लैंड होल्डिंग, इरिगेशन फैसिलिटीज, मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज एंड द सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इनके बेसिस पे जो है वो आंसर्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे। इंडेक्स की वैल्यूज के बारे में कि कहाँ से कहाँ तक डिस्ट्रेस किस लेवल की है, क्या है, वो कैसे पता चलेगा। अगर वैल्यू 0 to 0.5 की है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये कंसीडर करेंगे कि लो डिस्ट्रेस है, ठीक है। 0 to 0.5 की अगर है तो 0.5 से 0.7 है तो ये मॉडरेट डिस्ट्रेस के अंतर्गत आएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आता है 0.7 से अगर अबव है तो इट विल बी इंडिकेटिंग द सीवियर डिस्ट्रेस, ठीक है, सीवियर डिस्ट्रेस के अंतर्गत आएगा। सो बहुत सिंपल सा है, यहाँ पर मैं ये सारा चीज़ एक जगह लिख देती हूँ, ठीक है। तो 0 to 0.5 अगर है तो ये क्या है, लो डिस्ट्रेस है, सिंपल सी बात है भाई, ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट आता है 0.5 से 0.7 अगर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, मॉडरेट मीडियम, ठीक है, मॉडरेट लेवल ऑफ डिस्ट्रेस है, राइट। नेक्स्ट आ जाती है 0.7 प्लस है ना, 0.7 या फिर उससे ज़्यादा है तो क्या हो जाएगी, ये सीवियर डिस्ट्रेस के अंतर्गत आ जाएगी। भैया इस बंदे को जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस हो रखा है, इसके ऊपर हमको काम करने की ज़रूरत है, ओके। एंड इसी हिसाब से जो है ये फार्मर्स को कैटेगराइज करेंगे एंड देन दे विल बी फाइंडिंग आउट द वेज कि किस तरीके से हम इनके लिए बेहतरी से काम कर सकते हैं, इनको सेव कर सकते हैं, सो दैट दे डोंट टेक एनी डिसीजन, ओके, मतलब एक्सट्रीम डिसीजन, ओके। इंडेक्स इज बीइंग डेवलप्ड एज अ मोबाइल और दी डेस्कटॉप एप्लीकेशन। इसको इस हिसाब से जो है इसको डेवलप किया जाए रहा है। एक बार जब कंप्लीट हो जाएगा तो क्रीडा जो है वो इसको ये जो इंडेक्स है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगी एंड उसके बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब ये चला जाएगा फिर इसको स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा, राइट। एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ साथ ये किनको अवेलेबल कराया जाएगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स एंड एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इन सभी को ही ये चीज़ अवेलेबल करा दी जाएंगी। मतलब क्या अवेलेबल करा दी जाएगी, तो ये जो इंडेक्स है वो अवेलेबल करा देंगे। नेक्स्ट हमारा और लास्ट टॉपिक हमारा आता है जो कि जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 दोनों में ही आएगा, दैट इज द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ठीक है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है उसके अंतर्गत। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीजेस रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 फॉर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज फॉर द ईयर 2021-2022। उसके अंतर्गत जो है इन्होंने परफॉर्मेंस इंडेक्स को रिलीज किया है। अब यहाँ पे हमने 2.0 देखा, पीजीआई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0, ये क्या है, इसका एम क्या है बेसिकली, ओके। किसी भी चीज़ का एम जानना, ऑब्जेक्टिव जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एम है टू ड्राइव स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग मल्टीपल इंटरवेंशंस दैट विल इम्प्रूव एजुकेशन आउटकम्स इन वेरियस डायमेंशंस, ओके। तो ये जो है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं उनके लिए है, ठीक है। इसमें तो ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं उनके लिए हैं इम्प्लीमेंटिंग मल्टीपल इंटरवेंशन दैट विल इम्प्रूव आउटकम्स, एजुकेशन आउटकम्स जो है उसको। बेसिकली क्या है, ये जो ये क्या नाम है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो हैं उनको आईना दिखाया जाएगा, ये देखो ये चीज़ है, अब देखो क्या करना है करके, तो बस वही करेंगे यहाँ, है ना। तो उसी हिसाब से दे विल बी ट्राइंग टू इन ऑर्डर टू इम्प्रूव, इन ऑर्डर इट सीक्स टू अचीव ऑप्टिमल एजुकेशन आउटकम्स थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। सो दिस इज व्हाट इज द एम ऑफ इट। स्ट्रक्चर क्या है ये पीजीआई 2.0 का, 1000 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि 73 इंडिकेटर्स हैं, उनके बेसिस पे जो है नंबरिंग करी जाएगी एंड उसके हिसाब से जो है लोगों को पकड़ाया जाएगा, भाई पकड़ो ये आपका रिपोर्ट कार्ड है, स्टेट्स को यूनियन टेरिटरीज को उनका रिपोर्ट कार्ड पकड़ा दिया जाएगा, ठीक है।
These categories are further divided, okay, which are categorized into two groups. दो ग्रुप्स में इनको कैटेगराइज किया गया है. पहला है आउटकम्स एंड दूसरा है गवर्नेंस मैनेजमेंट. ठीक है, दो ग्रुप्स, आउटकम्स एंड गवर्नेंस मैनेजमेंट. These categories are further divided into 6 domains. 6 डोमेन्स में जो है इनको आगे डिवाइड किया गया है. लर्निंग, आउटकम्स, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, इक्विटी, गवर्नेंस प्रोसेस एंड टीचर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टीचर्स को भी इक्विप होना पड़ता है ना. बच्चे एडवांस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, बट टीचर्स को भी एडवांस होना है ना. तो वही चीज़ की बात जो है यहाँ पर हो रही है. ठीक है, ये सारी कैटेगरीज है. ग्रेडिंग सिस्टम का क्या सीन है यहाँ पे. स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को ये 10 ग्रेड्स जो हैं, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को ये 10 ग्रेड्स जो हैं उसमें क्लासिफाई करती हैं. हाईएस्ट अचीवेबल ग्रेड क्या है, दक्ष. जो ग्रेड दी जाएगी वो सबसे ऊंची जो है वो दक्ष है. वो उस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी को मिलेगी जिसकी स्कोर 940 940 आउट ऑफ 1000 रहेगी. उसको कौन सा, जैसे कि लोगों को A++ दिया जाता है ना, तो वैसे ही जैसे ही 940 प्लस आपके मार्क्स आए, वैसे ही उस स्टेट को जो है दक्ष कैटेगरी, दक्ष ग्रेड जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा. लोएस्ट ग्रेड क्या है, आकांक्षी 3. ओके, आकांक्षी 3 जो है वो उसको दिया जाएगा जिसका स्कोर लगभग 460 के तक है. ओके, आउट ऑफ 1000. ठीक है, तो ये 460 से कम हो, 460 से कम हो या फिर 460 तक, मतलब उतने तक 460 तक जिसके भी मार्क्स आएंगे वो क्या कहलाएगा, वो स्टेट जो है आकांक्षी 3 कहलाएगा. ठीक है, यहाँ पे ये लोएस्ट हो गया और वो हाईएस्ट वाला जो पोर्शन है ये हो गया. ठीक है, नाउ अलाइनमेंट विद द NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके साथ अलाइन करने के लिए जो है पॉलिसी इनिशिएटिव्स एंड इंटरवेंशंस जो है उन सारी चीज़ों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस जो है वो कराया जाएगा. इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे, ओके, इससे जब एक बार आपको देखिए टेस्ट क्यों दिए जाते हैं, सो दैट आप जो हैं, टेस्ट किस लिए दिए जाते हैं, टेस्ट इसलिए दिया जाता है ताकि पता चले कि वेयर यू स्टैंड, आप कहाँ पे जो है वो स्टैंड करते हो. राइट, तो एक बार ये पॉइंट जो है वो स्टेट को पता चल जाए कि भैया आप कहाँ स्टैंड करते हो, चाहे वो स्टेट हो या फिर यूनियन टेरिटरी हो, तो डेफिनेटली दे वुड लाइक टू इम्प्रूव देमसेल्फ. देख रही है जनता, इम्प्रूव करना पड़ेगा, अच्छे पेज में भी तो दिखना है ना, तो उस चीज़ के लिए. सो डेफिनेटली इट विल be really very helpful for the states and the union territories so that they can serve better when it comes to the education and they could actually improve the education outcomes. Okay, right. या ये नेक्स्ट आता हमारा हाई सीज ट्रीटी वाला. हालांकि मैंने इस चीज़ को तो बहुत बार एक्चुअली कवर कर दिया है. राइट, ये हाई सीज ट्रीटी वाला जो है इससे पहले भी हमने UNCLOS जो है वो कवर कर दिया है. राइट, तो सेम थिंग यहाँ पे भी वही चीज़ है. ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ है इस ट्रीटी के अंतर्गत. राइट, तो हाई सीज में बस एक बार झलक दे देती हूँ. हाई सीज एक्चुअली होते क्या है, ये कंट्री का है, तो कंट्री का कुछ एरिया 200 नैनोमीटर तक जो है वो बेसिकली आपकी एरिया आती है. एक तो ये आपका 12 नैनोमीटर तक, जो ये 12 नॉटिकल माइल्स है, नॉटिकल माइल्स है. ठीक है, तो 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो आपकी टेरिटोरियल सी आ जाती है. उसके बाद 24 नॉटिकल माइल्स तक कॉन्टिग्यूअस जोन होता है. फिर 12 नॉटिकल माइल्स से ये यहाँ तक, मतलब बेसिकली आपका 200 नॉटिकल माइल्स यहाँ पे एक आ जाता है जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. तो एक तरीके से आप यहाँ तक जो भी कंट्री है वो बेसिकली यहाँ तक जो है वो कोई काम कर सकती है. राइट, लेकिन फिर आती है हाई सीज. ये हाई सीज वो एरिया है जहां पर कि इंटरनेशनल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो फॉलो करे जाते हैं और ये किसी के अंतर्गत नहीं आता है. हर किसी का बराबर हक होता है. अब बराबर हक इन द सेंस, यहाँ पे जो भी आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, ठीक है, तो वो रिसोर्सेज जो है वो हर किसी का हक है, हर देश का हक है वहां पे. तो दैट इज दी हाई सीज ओवर देयर.
ओके दो ये आर्टिकल मैंने पहले भी जो है एक्सप्लेन करके रखे हुए हैं, सो आई डोंट थिंक सो इट नीडेड, राइट? चलो, so this is it for today's news analysis. I hope that you people liked it, and see you in the next video. Bye bye, take care and have a great time.